वंदे मातरम। नमस्तुभ्यम दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैपियंस क्वेस्ट में। चलिए हम शुरू करते हैं हम लोग की आज एक नई सीरीज जो क्लास 12th की एनसीईआरटी की हिंदी की जो पुस्तक है जिसका नाम आरोह है। उसको आज हम सभी लोग शुरू करेंगे। पिछली बार जो हम लोगों ने सीरीज शुरू की थी वह थी इंग्लिश की, जो बुक फ्लेमिंगो है क्लास 12th की एनसीईआरटी की। आज से हम लोग की एक नई सीरीज शुरू होगी और साथ ही साथ आपके जो बोर्ड्स एग्जाम आने वाले हैं तो उसके लिए पूरी प्रिपरेशन आपकी इसमें होने वाली है इस चैनल पर। सभी लोग जुड़ जाइए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि वह लोग भी आसानी से हर एक चैप्टर को बहुत ही बारीकी बहुत ही सरलता के साथ कवर कर पाएँ और पढ़ पाएँ, ताकि उनको कोई प्रॉब्लम आगे ना हो। तो चलिए बिना समय गवाए पहला चैप्टर शुरू करते हैं। हरिवंश राय द्वारा बच्चन द्वारा रचित कविता है ये आत्मपरिचय। काव्य खंड पे जाने से पहले थोड़ा सा हम लोग देखेंगे बहादुर शाह जफर द्वारा जी रचित एक कविता है और बहुत ही वीर रस से भरी हुई कविता है और बहुत ही खास बहुत ही लाजवाब कविता है, जो 1857 का जो हमारा पहला स्वतंत्रता संग्राम था उसमें इन्होंने गाई थी। पहले दो लाइन की इनकी शायरी है, देखेंगे कि गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। अब यहाँ पर बता रहे हैं कि किस तरह से जब तक फूलों में खुशबू रहेगी, जब तक इंसान के अंदर ईमान बचा रहेगा, तब तक जो हिंदुस्तान का जो तेज है, जो हिंदुस्तान की जो खुशबू है, जो हिंदुस्तान की जो इतना तेजोमय अतीत है, जो हिंदुस्तान का जो भविष्य है, वो क्या है, वो लंदन तक के लंदन के तख्त तक, लंदन का तख्त यहाँ पर इसलिए लिया है क्योंकि वो ब्रिटेन काल का समय था, ब्रिटिश समय था। तो बता रहे हैं कि तब तक उनका जो प्रभुत्व है भारत का वो लंदन तक रहेगा। आगे हम लोग पढ़ते हैं कविता कि लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दयार में, किसकी बनी है आलम ए नापायदार में। बुलबुल को बागबा सेना सैयद से गिला, किस्मत में कैद लिखी थी फसले बहार में। बता रहे हैं कि कैसे मेरा दिल जो है इस हिंदुस्तान के तख्त से जुड़ा हुआ था, लेकिन हुआ क्या आखिरकार कि बुलबुल से बागवा सेना सैयद से गिला। बुलबुल किसी से बागवा नहीं था, पर फिर भी किस्मत में क्या आई, किस्मत में तो कैद आई। इन हसरतों से कह दो कहीं और जा बसे, इतनी जगह कहाँ है दिले दागदार में। एक साख ए गुल पे बैठ के बुलबुल है सादमा, कांटे बिछा दिए हैं दिल ए लाजहार में। उम्रे दराज मांग के लाए थे 4 दिन, दो आरजू में कट गए दो इंतजार में। दिन जिंदगी के खत्म हुए शाम हो गई, फैला के पांव सोएंगे कुंजे मजार में। कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए, 2 गज जमीन भी न मिली कू यार में। अब देखो बहादुर शाह द्वारा जी रचित कविता है तो थोड़ा सा इसमें उर्दू के अल्फाज ज़्यादा इन्होंने प्रयोग किए हैं। अपनी पूरी ज़िंदगी की कविता इन्होंने बताई है कि क्या इन्होंने कैसे क्या किया। हरिवंश राय द्वारा बच्चन रचित पहली कविता पर आते हैं। पहले इनका कवि परिचय देख लेते हैं कि इनका जन्म कहाँ हुआ था। जन्म हुआ था इलाहाबाद में सन 1907 में। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, मधुबाला है, मधुकलश, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, अकुल अंतर, मिल नयामिनी, सतरंगिणी, आरती और अंगारे, नए पुराने झरोखे, टूटी फूटी कणियाँ है जो एक ही काव्य संग्रह है, क्या भूलूं क्या याद करूं ये भी एक इनका रचना है। नीड़ का निर्माण फिर एक इनकी कविता है और बहुत ही लाजवाब कविता है नीड़ का निर्माण फिर। इन्होंने एक पक्षी को जो हारिल होता है उसके विषय से उसे के माध्यम से इन्होंने बहुत ही अच्छा संदेश दिया है मानवता को। बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक, आत्मकथा 4 खंड में इन्होंने 4 खंड है। और हैमलेट, जनगीता, मैकबेथ इन्होंने अनुवाद किया है। देखो जो हैमलेट और मैकबेथ है ना, ये विलियम शेक्सपियर द्वारा रचित है, तो इन्होंने हिंदी में इसका अनुवाद किया है। प्रवासी की डायरी इनकी एक डायरी भी है। और हाँ, इनका जो पूरा जो रचना काल है ना, ये बच्चन ग्रंथावली के नाम से 10 खंडों में प्रकाशित है। तो इनके विषय में थोड़ा सा कुछ हो गया, थोड़ा सा इनके विषय में पढ़ लेते हैं कि इनका निधन कहाँ हुआ। निधन हुआ सन 2003 मुंबई में। पूर्व चलन के बटोही बाट की पहचान कर ले। अब देखो इसके आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे। 1942 तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्राध्यापक, आकाशवाणी के साहित्यिक कार्यक्रमों से संबंध, फिर विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ रहे। दोनों महायुद्धों के बीच मध्य वर्ग के विक्षुब्ध विकल मन को बच्चन ने वाणी का वरदान दिया। उन्होंने छायावाद की लाक्षणिक वक्रता के बजाय सीधी सादी जीवंत भाषा और संवेदनसिक्त गेय शैली में अपनी बात कही। व्यक्तिगत जीवन में घटी घटनाओं की सहज अनुभूति की ईमानदार अभिव्यक्ति बच्चन के यहाँ कविता बनकर प्रकट हुई। यह विशेषता हिंदी काव्य संसार में उनकी विलक्षण लोकप्रियता का मूल आधार है। मध्ययुगीन फारसी के कवि
उमर खय्याम का मस्तका नापन हरिवंश राय बच्चन की प्रारंभिक कविताओं विशेषकर मधुशाला में एक अद्भुत अर्थ विस्तार पाता है। जीवन एक तरह का मधुकलश है, दुनिया मधुकलश है। कल्पना साकी और कविता वह प्याला जिसमें ढाल कर जीवन पाठक को पिलाया जाता है। कविता का एक घूंट जीवन का एक घूंट है। पूरी तन्मयता से जीवन का घूंट भरें, कड़वा खट्टा भी सहज भाव से स्वीकार करें तो अंततः एक सूफियाना सी बेख्याली मन पर छाएगी। एक के बहाने सारी दुनिया से इश्क हो जाएगा और तेरा मेरा के समस्त झगड़े काफूर हो जाएंगे। इसे बच्चन का हालावादी दर्शन कहते हैं। यह बात ध्यान देने योग्य है कि उनकी युग बोध संबंधी कविताएं जो बाद में लिखी गई, उनका मूल्यांकन अभी तक कम ही हो पाया है। बच्चन का कवि रूप सबसे विख्यात है, पर उन्होंने कहानी, नाटक, डायरी आदि के साथ बेहतरीन आत्मकथा भी लिखी है, जो ईमानदार, आत्मस्वीकृत और प्रांजल शैली के कारण निरंतर पठनीय बनी हुई है। अब देखो, ये थोड़ा सा कवि परिचय हुआ। उसके बाद जो आत्म परिचय और निशा निमंत्रण, इनकी जो कविता है, दो काव्य संग्रह हैं, उनके विषय में थोड़ा सा बताया गया है। यहाँ उनकी कविता आत्म परिचय तथा गीत संग्रह निशा निमंत्रण का एक गीत दिया जा रहा है। आपको जानना दुनिया को जानने से ज्यादा कठिन है। समाज से व्यक्ति का नाता खट्टा मीठा तो होता ही है। जग जीवन से पूरी तरह निरपेक्ष रहना संभव नहीं। दुनिया अपने व्यंग्य बाण और शासन प्रशासन से चाहे जितना कष्ट दे, पर दुनिया से कटकर मनुष्य रह नहीं पाता, क्योंकि उसको उसकी अपनी अस्मिता, उस अपनी पहचान का उसका परिवेश ही उसकी दुनिया है। अपना परिचय देते हुए वह लगातार दुनिया से अपने द्विधात्मक और द्वंद्वात्मक संबंधों का मर्म ही उद्घाटित करता चलता है। और पूरी कविता का सारांश एक पंक्ति में यह बनता है कि दुनिया से मेरा संबंध प्रीति कलह का है। मेरा जीवन विरुद्धों का सामंजस्य है, उन्मादों में अवसाद, रोदन में राग, शीतल वाणी में आग, विरुद्धों का विरोधाभास मूलक सामंजस्य साधसे साधते ही वह बेखुदी, वह मस्ती, दीवानगी व्यक्तित्व में उतर आई है कि दुनिया में हूँ, दुनिया का तलबगार हूँ नहीं हूँ, बाजार से गुजरा हूँ, खरीदार नहीं हूँ, जैसा कुछ कहने का ठस्सा पैदा हुआ है। बहुत ही खास बात, बहुत ही आश्चर्यचकित और बहुत ही आनंदित करने वाली लाइनें यहाँ पर लिखी हैं। यह ठस्सा ही छाया वादोत्तर गीत काव्य का प्राण है। किसी असंभव आदर्श यूटोपिया की तलाश में सारी दुनिया दारी ठुकराकर उस भाव से दुनिया से इन्हें कोई वास्ता नहीं है। यूटोपिया का मतलब आदर्श समाज होता है। प्रीति कला का यही वितान और विरोधाभास का यह विग्रह इन्हें दूर टिमटिमाते तारे की अबूझ रहस्यात्मकता से लहालोट करता है। निशा निमंत्रण से उद्घृत गीत में प्रकृति के दैनिक परिवर्तनशीलता के संदर्भ में प्राणी वर्ग, विशेषकर मनुष्य के धड़कते हृदय को सुनने की काव्यात्मक कोशिश है। बहुत ही सरल सर्वानुभूत बिंबों के जरिए किसी अगोचर सत्य की कहानी की छुअन महसूस करा देना बच्चन की जो अलग विशेषता है, यह गीत उसका एक बेहतर नमूना है। किसी प्रिय आलंबन या विषय से भावी साक्षात्कार का आश्वासन ही हमारे प्रयास के पंगों की गति में चंचल तेजी भर सकता है, अन्यथा हम शिथिलता और फिर जड़ता को प्राप्त होने के अभिषिप्त हो जाते हैं। गीत इस बड़े सत्य के साथ समय के गुजर जाने के एहसास में लक्ष्य प्राप्ति के लिए कुछ गुजर जाने का जज्बा लिए हुए। अब देखो भाई, गीत हमारा जो गीत का जो परिचय था, आत्म परिचय, और जो इनकी कविता दी हुई थी उसके विषय में थोड़ा सा परिचय हो गया। उसके बाद हम अपने गीत पर आएंगे। आत्म परिचय परिचय जो हरिवंश राय बच्चन द्वारा जी रचित है। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छू कर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ। उर का मतलब हृदय होता है। मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। है या अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। अवसाद का मतलब दुख होता है, उन्माद का मतलब खुशी। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। फिर मूल न क्या जग को जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। कितनी विहंगम लाइनें हैं देखिए। मैं और जग और कहाँ का नाता,
मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता, जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रति पग से उस पृथ्वी को ठुकराता। मैं निज रोदन में राख लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। हो जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर, मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। रोदन का मतलब रोना होता है और भूप का मतलब राजा होता है। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना। क्यों कभी कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ। जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। मादकता का मतलब जो मादक पदार्थ होते हैं उनसे संबंधित होता है मादकता, नशा जिसको कह सकते हैं। इनके जो दूसरी कविता है, दूसरी कविता भी हम लोग पढ़ेंगे। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, कुछ इसमें विशेष नहीं है, बहुत ही सरल लाइन है, इसमें कोई समझाने वाला कोई विशेष खास कार्य ही नहीं है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं। यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। पंथी कौन है? यहाँ पर जो पथिक है, जो चलने वाला रास्ते पर चलने वाला जो व्यक्ति, उसे बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, या ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। यहाँ पर ऊपर प्रयोग किया गया कि हम लोग पथिक के लिए बात कर रहे हैं, पर यहाँ पर जो चिड़िया के बच्चे हैं छोटे छोटे, वह नीड़ों से, नीड़ों का मतलब जो उनकी घोंसले हैं वहां से झांक रहे होंगे अपने माता पिता के लिए कि अब आने वाले होंगे। मुझसे मिलने को हो कौन विकल, मैं हूँ किसके हित चंचल, यह प्रश्न शिथिल शिथिल करता पथ को, भरता उर में बिहलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। अब देखो, कभी यहाँ पर अपने अकेलेपन को यहाँ पर बताना चाहता है कि मेरा कोई परिवार, मेरा कोई घर परिवार नहीं है, तो मैं किसके लिए विकल हूँ, मैं किसके लिए चंचल हूँ। तो इससे क्या होता है कि उसका जो कदम है, उसके जो पद है वो रुक जाते हैं, और इसलिए कवि कहता है कि मेरे दिल में इस तरह की कोई विहलता नहीं है, मेरे दिल में इस तरह की विहलता आ जाती है, मैं शिथिल हो जाता है मेरा पद, तो मैं इसलिए किस लिए बात के लिए मैं जल्दी हूँ। तो ये दोनों कविता पूर्ण होती है। और हरिवंश राय द्वारा रचित देखिए जो कविताएं हैं बहुत ही सरल भाषा में लिखी हुई हैं, इसमें कुछ ऐसा नहीं है जो आप लोग को समझ में ना आए। तो हमारा यहीं पर वीडियो ख़त्म होता है, और हमने पूरी कविता लाइन बाय लाइन और बहुत ही शब्दों के साथ, बहुत ही सरलता के साथ पढ़ी है। और कोशिश हमारी यही थी कि सभी चीज़ें आपको समझ में आ जाए। जो आपको दिक्कत परेशानी लगी हो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। तो ठीक है, अंततः आप सभी लोगों का धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्तुभ्यम, धन्यवाद।